नमस्ते। पठन एवं लिखन योग्यताओं को अधिगम के प्रभावी उपकरण के रूप में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं? बच्चों को पठन एवं लिखन योग्यताओं को आप किस प्रकार विकसित करेंगे? बच्चों की पठन एवं लिखन योग्यताओं को आप किस प्रकार विकसित करेंगे? पठन एवं लिखन योग्यताएँ विद्यार्थी की मूलभूत अधिगम आवश्यकताएँ होती हैं। एक अध्यापक के रूप में हम निम्नलिखित उपायों को अपनाकर अपने छात्र में पठन एवं लिखन योग्यताओं का विकास कर सकते हैं। मानव जीवन में इन दोनों मौखिक एवं लिखित रूपों का महत्व है। दोनों ही भावाभिव्यक्ति के साधन हैं। दोनों ही भाषा के प्रमुख कौशल हैं, किंतु दोनों की प्रक्रियाओं एवं उद्देश्यों में भिन्नता है। इन दोनों भी रूपों में विचार करने के अवकाश का बहुत अंतर है। इससे इनमें भाषा के रूप में और गठन में अंतर आ जाता है। मौखिक रचना की अपेक्षा लिखित रचना में शब्दों तथा वाक्यों का अधिक सुसंगठित एवं गुम्फित रूप मिलता है। मौखिक रचना में वक्ता श्रोता प्रभाव डालने के लिए वाक्य संरचना में पदक्रम संबंधी नियमों को यथावश्यक अवहेलना कर सकता है, पर लिखित रचना में शुद्ध व्याकरण संबद्ध वाक्य संरचना का प्रयोग ही आवश्यक और वांछनीय है। मौखिक प्रकाशन में हमारे पास सोचने का समय नहीं रहता, अभिव्यक्ति का सतत प्रभाव बना रहता है, पर लिखित रचना में कथ्य और भाषा पर विचार करने का यथेष्ट अवसर मिलता है और लेखक अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। इस कारण मौखिक एवं लिखित रचना की भाषा और शैली में अपने आप अंतर आ जाता है। इस विभिन्नता के कारण ही यह देखा जाता है कि अनेक व्यक्तियों की मौखिक रचना अशक्त, नीरस और प्रभावहीन होती है, पर लिखित रचना सशक्त और सरल प्रभावपूर्ण होती है। दोनों में एक समान प्रभावपूर्णता मिलने ही दिख पड़ती है। लिखित रचना स्थायी साहित्य का अंग है, लेकिन लेखक अथवा कवि लेखक केवल स्वांतः सुखाए नहीं लिखता। अच्छी रचना परिहिताएँ भी होती है। भाव संप्रेषण उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अतः किसी रचनाकार की लिखित अभिव्यक्ति यदि प्रभावपूर्ण, लोक कल्याणकारी और आह्लादकारी सिद्ध होती है तो वह स्थायी साहित्य का अंग बन जाती है। जो मौखिक रचना का प्रभाव सांसारिक होता है। यद्यपि कुशल वक्ताओं के वक्तव्य भी लिपिबद्ध होकर स्थायी कृतियों का रूप धारण कर रहे हैं, पर लिखित रूप में परिणत न होने पर ही उन्हें यह स्थायित्व प्राप्त होता है। मौखिक वक्ता का प्रभाव कितना भी भावश्रवण, क्रियोत्तेजक और उत्प्रेरक क्यों न हो, वह अस्थायी और सामयिक ही रहता है। पर उच्च कोटि की लिखित रचना युग युग तक मानव को उत्साह, संदेश और जीवनदायी शक्ति प्रदान करती है। वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, तुलसी, सूर्य, प्रेमचंद प्रसाद आदि की कृतियों का स्थान आज भी साहित्य की अमर रचनाओं में अक्षुण्ण बना हुआ है। इस अस्थायी प्रभाविष्णुता के कारण लिखित संरचना में भाषा की लाघवता, समाहार शक्ति एवं सौष्ठव और भी आवश्यक है। विश्व प्रतिपादन से तर्क संगति, आद्यंत भावों विचारों में एकता, कथन की प्रामाणिकता एवं विषय निष्ठा, विषय एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से उपयुक्त भाषा एवं शैली का चयन, उचित अनुच्छेदों में व्यक्त सामग्री का विभाजन आदि गुणों का भी होना आवश्यक है। वक्ता अपनी भाषा की प्रभाविष्णुता को अपनी सानी के आरोह अवरोह, स्वर की उच्चता, मंदता, हाव भाव मुद्राओं से बहुत कुछ संवर्धित कर लेता है, पर लिखित रचना में केवल शब्द, चित्र एवं अभिव्यंजन शैली का यही चमत्कार ही उसकी प्रभावपूर्णता का आधार है। लिखित रचना के शुद्ध आलोचकों की मर्मवेशी दृष्टि से बच नहीं सकती। इस कारण कृतिकार की भाषा एवं शैली के परिष्कार पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। भाषा, विषय, सामग्री और शैली आदि सभी दृष्टियों से लिखित रचना निर्दोष और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। बेकन ने इस कहा है कि बोलने से तत्परता आती है, पर लिखने से उसमें शुद्धता, लिखन में ही पूर्णता की सिद्धि होती है। लिखित रचना ही साहित्यिक विधाओं और शैलियों के निर्माण एवं विकास का आधार है। लिखित रचना में अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संवाद, निबंध, कथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक आदि, गीत, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, कविता तथा उसके विभिन्न रूप ये रूप ही साहित्यिक विधाएँ और उनकी विभिन्न शैलियाँ हैं। प्रत्येक विधा के अंतर्गत भी अनेक विधाएँ विकसित की होती जा रही है। लिखित रचना की शिक्षा में बालक को इन विविध रूपों एवं शैलियों से परिचित कराना आवश्यक हो जाता है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि मौखिक रचना में शैली का अभाव है। निश्चित ही बोलने की भी शैली होती, पर उसमें लिखित रचना की भांति विविधता और अनुरूपता नहीं है। निश्चित ही बोलने की भी शैली होती, पर उसमें लिखित रचना की भांति विविधता और अनुरूपता नहीं है।
थैंक यू।